हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूं एसके पटेल और आप देख रहे हैं लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो इस चैप्टर में आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे, बड़ा ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन। हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्शन। ये दो चीज से मिलकर के बना है, री और प्रोडक्शन से। री का मतलब होता है पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। पुनः उत्पादन यानी पुनः उत्पादन। तो कोई भी जीव अपने ही तरह के संतान की उत्पत्ति करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहते हैं। जैसे मनुष्य को ही जन्म देता है, घोड़ा घोड़े को जन्म देता है, कुत्ता कुत्ते को, बकरी बकरी को। तो अपने ही जैसे कोई आम का पौधा है तो उसके बीज से आम का पौधा ही उगेंगे, न कि जामुन का पौधा उग जाएंगे। तो यानी कि यंग वंश, मतलब कोई यंग जो है सजीवों का, कोई भी यंग अपने ही जैसे जीव का पैदा करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है। अब जो है परिभाषा हम लिखे हुए हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी अपने ही तरह के संतान की उत्पत्ति करता है, प्रजनन कहते हैं। अब यहां से सवाल उठता है कि प्रजनन क्यों जरूरी है? प्रजनन क्यों जरूरी है? तो अपनी निरंतरता को कायम रखने के लिए, अपनी निरंतरता को कायम रखने के लिए प्रजनन जरूरी होता है। सपोज दैट, मान लो कि मनुष्य अगर प्रजनन नहीं करे, तो क्या होगा? तो धीरे धीरे मनुष्य की समाप्ति होने लगी। नहीं, जो जन्म लेता है वो मरता है और प्रजनन होगा नहीं, तो उसकी निरंतरता कायम तो रहेगी नहीं। यानी कि मनुष्य स्पेसिस धीरे धीरे क्या हो गए? समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। आपने सुना होगा डायनासोर का नाम, है ना? डायनासोर अब हमारे यहां नहीं है। क्यों? पूरी पृथ्वी से डायनासोर गायब है, क्योंकि उसकी प्रजनन क्या नहीं हुई, उन्होंने अपने संतान की उत्पत्ति नहीं किया, तो उनकी स्पेसिस अब धरती से गायब हो गए। वैसे बहुत सारे जीव हैं जो गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। तो अपनी क्या स्थिति को, अपने स्पेसिस को बरकरार रखने के लिए प्रजनन आवश्यक होता है। अब यहां से सवाल उठता है कि सजीवों द्वारा समान संतति की उत्पत्ति कैसे होती है? सजीवों द्वारा समान संतति की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आपने पढ़ा होगा कि हमारा शरीर जो है सेल से बना होता है। किससे बना होता है? सेल से। और सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस होते हैं यानी सेल यानी कोशिका, कोशिका का बना होता है, और न्यूक्लियस यानी केंद्र। केंद्र, कोशिकाओं के अंदर केंद्र, इसमें जो है कोशिका द्रव्य भरा होता है, और इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होता है, तरल पदार्थ।
और केंद्र में क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? क्रोमोसोम। केंद्र में क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। केंद्र में जो क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं वो जो है दो चीज से मिलकर बने होते हैं। एक होते हैं डीएनए और दूसरा होते हैं प्रोटीन। एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अब डीएनए के ऊपर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसको हम लोग जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीन। जीन कहते हैं। और यही जीन जो है माता पिता से उनके गुणों को संतान में ट्रांसफर करते हैं। ये जीन जो है माता पिता के गुण, ये जीन माता पिता के गुण को संतान तक ले जाते हैं। संतान तक ले जाते हैं। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं, कभी कभी क्या देखते हैं हम लोग, क्या कि मान लीजिए कि एक ही माता पिता के दो संतान हैं। एक ही माता पिता के दो संतान हैं, दोनों देखने में बिल्कुल एक समान लगते हैं, फिर भी उनमें सब कुछ सामान्य नहीं होता। सब कुछ जो है समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब डीएनए कॉपी करते हैं, डीएनए का कॉपी होता है, तो कुछ न कुछ क्या हो जाती है, कमियां रह जाती है, या कुछ न कुछ कॉपी नहीं हो पाते, है ना, जिसके कारण वो दोनों एक समान नहीं हो पाते। यहां तक कि ट्विंस जो जुड़वा बच्चे हैं वो भी दिखते एकदम रूप रंग सब कुछ समान दिखते हैं, फिर भी उनमें कुछ न कुछ कमी होती है। सपोर्टेड मान लीजिए कि दोनों एक समान चेहरा से दिखाई दे रहे हैं, बट उनकी आंख अलग अलग है। किसी का हो सकता है कि काला आंख दिखाई दे रहा है तो किसी का आंख भूरा हो जाता है, या बाल अलग हो सकते हैं, किसी का सीधा बाल हो सकते हैं, किसी का घुंघरीला बाल हो सकते हैं, यानी कि पूरा के पूरा एक समान नहीं दिखाई देते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? डीएनए ही है ना, क्योंकि इनका पूरा का पूरा कॉपी नहीं होने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना। तो जीवों में इस तरह के प्रॉब्लम को हम कहते हैं विविधता आ जाती है। आपने देखा होगा आम का पेड़ से जो फल फलते हैं, क्या सभी फल एक समान होते हैं? नहीं होते हैं। क्या उनके पत्ते एक समान होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? उसके पीछे का भी कारण क्या है? डीएनए, है ना। उनके जो गुण है ना, उनके जो पैतृक गुण है, उनके कारण ऐसा होता है। सही से कॉपी नहीं हुआ तो हल्का फुल्का डिफरेंट आ जाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रकार। तो रिप्रोडक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरे को कहते हैं लैंगिक जनन, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए जल्दी से। देखिए लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु भाग लेते हैं। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में नर युग्मक या मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, बट लैंगिक जनन में नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु भाग लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, नर और मादा। नर और मादा 2 जीव भाग लेते हैं किसमें, लैंगिक जनन में। इसमें समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन होती है। जब अलैंगिक जनन होती है तो कोशिकाओं का जो विभाजन होता है ना, कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वो या तो समसूत्री होता है या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में अर्ध समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। उत्पन्न संतति का आनुवंशिक गुण एक समान होता है। अलैंगिक जनन में जो संतति, जो संतान उत्पन्न होते हैं, उनका गुण उनके माता पिता के गुण के समान होता है, यानी उनके माता पिता के गुण से मिलता जुलता है। जबकि लैंगिक जनन में आनुवंशिक गुण एक समान नहीं होते हैं। आनुवंशिक गुण में भिन्नता आ जाती है। किसमें, लैंगिक जनन में। निषेचन नहीं होता है, यानी कि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं, क्योंकि उसमें नर युग्मक या मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, इसलिए उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। जबकि अलैंगिक जनन में नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु भाग लेते हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, और यह प्रक्रिया लैंगिक जनन में होता है। इसमें अलैंगिक जनन में चूंकि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती ही नहीं है, सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं, इसलिए इसमें कम समय में अधिक से अधिक संतान की उत्पत्ति होती है। सपोज दैट, मान लो कि हमें गुलाब का फूल लगाना है, तो एक गुलाब के पौधे को 4 जगह काट करके उससे 4 जगह जमीन में गाड़ देते हैं, तो 4 गुलाब का फूल मिल जाता है। नहीं तो ये क्या हुआ, अलैंगिक जनन हुआ। इसमें जनन की आवश्यकता नहीं, इसमें नर या मादा की आवश्यकता नहीं हुई। नहीं तो इसमें एक समय में बहुत सारे क्या सजीवों की उत्पत्ति किया जा सकता है। सपोज दैट अमीबा में जब बहुविभाजन होता है तो एक ही समय में बहुत सारे उनके संतान की उत्पत्ति होती है। तो अमीबा में जो है कम समय में बहुत सारे उनके संतान की उत्पत्ति हो गई, यानी कि अलैंगिक जनन में कम समय में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति यानी उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है, जबकि लैंगिक जनन में संख्या वृद्धि करने में समय लगता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि गाय की या मनुष्य की जब रिप्रोडक्शन होता है, उनके बच्चे की उत्पत्ति होती है, तो उनमें निषेचन के 9 महीने बाद बच्चे की जन्म होती है। तो उनमें 1 से 2 होने के लिए 9 महीने का समय लगता है। तो उनके जनन में यानी उनकी संख्या वृद्धि में समय लगता है, अतः कम समय में अधिक संख्या की वृद्धि नहीं हो सकती है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग लैंगिक और अलैंगिक जनन का अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद होगा तो आप लोग
अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।